मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मैं वास्तविक कुंडली में वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। वह कुंडली किसी की हो सकती है। अभी एक जातक का जन्म का डिटेल आया, मेरी कुंडली में क्या योग है। भाई उसके लिए स्थान भी तो चाहिए कि उस स्थान के हिसाब से जब तक लगन का डिसाइड नहीं होगा तो कैसे होगा। कहां का रहने वाला है, कौन सी जगह पर हुआ पैदा, तो हमको रहने वाले से मतलब नहीं, जन्म स्थान चाहिए, जन्म का टाइम चाहिए, जन्म की तारीख चाहिए, तब हम कुछ मदद कर सकते हैं। और एक आदि परेशानी के लिए वीडियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसे ही जवाब है तो मैं ऐसे भी जवाब दे देता हूं टेलीफोन का। जरूरत है हमारे चैनल पर जुड़ने की। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नर्मदेहर। यहाँ पर काल सर्द और पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर लेता है। मैं हाथ से पत्रिका लिखता हूं, पूरा निचोड़ कर देता हूं, जीवन का सारांश आ जाता है। भटकने की जरूरत नहीं, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। आज के इस प्रश्न में जातक ने पूछा है कि गुरुजी मेरा भाग्य उदय कब होगा, मुझे परेशानी आ रही है, मुझे मेहनत अधिक करनी पड़ती है और मुझे श्रम का मूल्य भी कम मिलता है, जितनी मेहनत करता हूं उतना मुझे लाभ नहीं मिलता और खर्चा भी अधिक हो जाता है। दर्शकों विचार करेंगे क्या कहती है उसकी कुंडली और भाग उदय के संबंध में क्या है। दर्शकों ये नवम भाव भागी का भाव है। मैं भाग उदय से ही बता देता हूं। ये नवम भाव भागी का भाव है, ये लगन का भाव है, ये पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का, ये दसम भाव व्यवसाय का भाव है और ये आमदनी का भाव है, ये खर्चे का और ये धन का भाव है। मोटे तौर पर ये चतुर्थ भाव है, सुख का भाव है। मोटे तौर पर बात बता दिया। अब ये नवम भाव का जो है, इस नवम भाव पर जो प्रभाव शुभ प्रभाव होगा, शुभ प्रभाव, अशुभ प्रभाव तो भाव में अवरोध करेगा। अगर सूर्य का प्रभाव शुभ है तो सूर्य 22 से लेकर 24 वर्ष तक भाग उदय कर देता है। चंद्रमा का प्रभाव है तो 24 से 25 वर्ष, आयु के 25 वर्ष में भाग उदय कर देता है। मंगल का है तो 28 से 32 वर्ष में भाग उदय हो जाता है। बुध का है तो 32 से 36 वर्ष में भाग उदय हो जाता है। गुरु का है तो 16 से 22 वर्ष में भाग उदय हो जाता है। शुक्र का है तो 25 से 28 वर्ष में भाग उदय हो जाता है। शनि का है तो 36 से 42 वर्ष में भाग उदय हो जाता है और राहु का है प्रभाव तो 42 से 48 वर्ष में भाग उदय होता है और केतु का है तो 48 से 54 वर्ष में हो जाता है, 54 वर्ष में। लेकिन भाग उदय का मतलब ये नहीं कि उसको कुछ नहीं मिलेगा। भाग उदय का मतलब है जब वह समय आएगा उसका उसका विशेष रूप से भाग उदय होगा। कोई ना कोई ऐसी घटना मिलेगी, उसको पद मिलेगा, यानी विशेष रूप से उसको भाग्य का साथ मिलेगा। बाकी तो हमेशा ही भाग्य का साथ रहता है। इन की जब समय आता है और शुभ दशा आती है, देखते हैं तो वो भाग उदय इतने साल में कर देते हैं। ये मैंने एक साधारण बात बताया। लेकिन दर्शकों जिसका भाग्य का स्वामी अस्त है, सूर्य से पीड़ित है, तो वो तो समय आता रहेगा जाता रहेगा। जब तक वो जातक उसका उपाय नहीं करेगा तो वैसे ही भाग्य को कोसता रहेगा, भाग्य कभी उदय नहीं होगा। ये बिल्कुल खास बात है। तो विचार करेंगे। मैंने भाग्य के विषय में बता दिया कब उदय होगा, ये साधारण नियम है शास्त्रों का। लेकिन ये इनके जब समय आएगा तो विशेष करेंगे। बाकी तो भाग्य का साथ हमेशा चाहिए, कर्म के साथ भाग्य का साथ है तो बल्ले बल्ले हो जाता है। तो आज का वही शीर्ष है, भाग्य उदय कब होगा। व्यवसाय में परेशानी, श्रम का फल पूरा नहीं, खर्चा अधिक क्यों। तो जातक को यही परेशानी आ रही है और सोचता है भाग का साथ भाग उदय ने कब होगा। किसी ने बताया होगा भाग उदय कब होगा। भाग उदय के साथ और भी चीज, भाग उदय तो चाहिए हमेशा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाग उदय का मतलब है जब विशेष चीज आएगी तो उस टाइम पर विवेक कर देगा। बाकी भी ग्रह का उसमें सहयोग नहीं है तो परेशानी आएगी। भाग्य का स्वामी अस्त है। अगर यहां पर नवम भाव में आपकी कोई भी राशि है, उसका स्वामी अस्त है, जब तक उसके संबंध आप उपाय नहीं करोगे भाग्य को कोसते ही रहेंगे, कोई भी आपका भाग उदय होगा ही नहीं। 10वें से अस्त है, दसम भाव, ये व्यवसाय का भाव है। अगर 10 को उसका स्वामी भी अस्त है तो आपको जरूरी बात है व्यवसाय में परेशानी आएगी, दिक्कतें आएंगी। द्वादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, ये द्वादश भाव का स्वामी खर्चे का भाव है और द्वितीय भाव एसबीआई धन का कुटुंब का भाव है। अगर वो खर्चे में चला जाता है
तो खुले हाथ से खर्चा होता है, तो कोई रोकने वाला नहीं है। उसके बाद आएगा काल शब्द दोष भी है। कुंडली में वासुकी काल शब्द दोष है। वासुकी काल शब्द दोष जब नाम वासुकी देव का, वासुकी काल शब्द दोष का आता है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत ही तीव्र वासुकी काल शब्द योग होता है। वासुकी नाग कौन थे? वासुकी नाग वो हैं जो भगवान भोले के गले में रहते हैं, वो उस नाग का नाम वासुकी नाग है। अगर तीसरे भाव से में राहु या केतु हो और फिर 9 भाव में हो और पूरे ग्रह उनकी परिधि में हो, तो वासुकी कालसर्प योग हो जाता है। वासुकी कालसर्प योग का प्रभाव भाई बहनों और से परेशानी, मित्रों से धोखा मिलता है, नौकरी धंधे में उलझने आती हैं, भाग्य का पूरा सुख नहीं मिलता, धन कमाता है, बदनामी भी साथ रहती है, यश का अभाव रहता है, पद प्रतिष्ठा और पराक्रम के लिए संघर्ष को पग पग करना पड़ता है और उसको कामयाबी नहीं मिलती। ये वासुकी कालसर्प का प्रभाव है। यहां से यहां तक अगर ग्रह हो, चाहे इस तरफ हो या इस तरफ हो, उसका समय समय पर निवारण करना चाहिए। ये दोष शांत होते हैं दर्शकों, मिटते नहीं हैं। मेरा अनुभव है, हर 5-6 साल के बाद ऐसे काल सर्प दोष की शांति कराते रहना चाहिए। मैं उपाय भी साथ साथ आपको बताता रहता हूं। जातक का जन्म 9 नवंबर 1986 शुक्ल पाठ धनिष्ठा दोष रविवार को हुआ। लगन के समय मकर लगन उद्भव 14 डिग्री, लगन में मंगल उच्च राशि में 25 डिग्री, चंद्रमा 28 डिग्री लेकर, गुरु 19 डिग्री लेकर, राहु 25 डिग्री 36 मिनट लेकर विराजमान है और 9 भाव में केतु 25-36 लेकर विराजमान है। 10वें भाव में शुक्र अस्त है। 10 को देखिए, मंगल लगन में है और मकर का जब लगन होता है, मकर लगन में शुक्र योग कारक है, 5वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी, और 10वें भाव में ही है और अस्त है, 16 डिग्री है और सूर्य से 6 डिग्री है। क्या प्रभाव देगा? प्रभाव देगा यही, परिश्रम अधिक और आउटपुट कम, लाभ कम मिलेगा। नीच का सूर्य आ गया है, वो भी परेशानी आ गई। सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है, पिता के सुख में कमी भी रहेगी और दरिद्रता भी रहेगी, नौकरी भी छोटी होगी और ऐसा व्यवसाय भी छोटा होगा जिसमें संघर्ष का सामना पड़ेगा। हाँ, चतुर्थ भाव उद्दृष्टि देखा, माता भूमि मकान का अच्छा फल देगा। मकर लगन का खास बात यह होता है, इनका व्यक्तित्व थोड़ा रहस्यमय होता है, उग्रता ये समय देख करके दिखाते हैं, अपना दोस्त यार सुनने के लिए नहीं, वाचाल भी होते हैं और वाक शक्ति पर इनका कोई निमंत्रण भी नहीं होता है और जो चीज ठान लेते हैं वो ठान लेते हैं, उसको करना है, चाहे वो कितना भी नुकसान उठाए। लग्न शनि यहां पर है, एकादश भाव में आ गया, आमदनी अच्छी होगी, धन और कुटुंब का अच्छा सहयोग मिलेगा, शारीरिक सुंदरता होगी, तीसरी दृष्टि से देख रहा है, सप्तम दृष्टि यहां पर देखा, शिक्षा संतान में लग्नेश है, दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, शिक्षा संतान भी दे रहा और धनी सुखी और यशस्वी माना जाता है। लेकिन शनि पर राहु की दृष्टि आ गई तो थोड़ा सा प्रभाव में कम पड़ गया। लग्नेश अच्छी जगह पर एकादश भाव में है। यहीं पर मैं आपको एक बात बता दूं, हमने पिछले वो एपिसोड में देखा था महायोग राशि परिवर्तन योग। लग्नेश 10वें भाव का स्वामी है और मंगल एकादश भाव का स्वामी है, एक दूसरे की राशि में लक्ष्मी योग बन गया, लक्ष्मी माता की असीम कृपा हो गई। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, भाई वो बलवंता के आधार पर उसको कृपा मिलेगी। इधर शनि भी पीड़ित है और इधर केतु भी मंगल से पीड़ित है, थोड़ा सा कम मिलेगा। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा लगन में है और शुक्ल पक्ष का अच्छा दाम्पत्य सुख मिलेगा। बाकी जो और ये नीच दृष्टि से देख रहा है, राहु से देख रहा है, जब चंद्रमा देख रहा है तो सब कंप्रोमाइज हो जाता है। मकान उच्च राशि में है, दाम्पत्य जीवन में वो देगा परेशानी, लेकिन चंद्रमा जैसे मैंने यहां साबित दे दिया, अच्छा दैनिक रोजगार में थोड़ी सी परेशानी ले, वो चंद्रमा उसको मेकअप कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां अपनी राशि को देख रहा है। बुध अस्त आ गया, बात आई भाग्य का उदय कब होगा। बुध भाग्य का स्वामी है और एकादश भाव में अस्त है, 1 डिग्री 41 मिनट लेकर के है, मृत अवस्था में है। भाग्य का स्वामी जब आपके 9 भाव का स्वामी मृत अवस्था में अस्त हो तो कैसे भाग्य उदय होगा? उसको जागृत करना पड़ेगा, उसको बलवान करना पड़ेगा, तब कुछ आमदनी, कुछ उम्मीद सोचो। गुरु का मैंने बता दिया, खर्चा अधिक करेगा, द्वादश भाव का स्वामी कर गया। राहु तीर्थ भाव में है, पंचम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है, कोई बात नहीं, चंद्रमा देख रहा है, उसको आप छोड़ दो। भाग्य की थोड़ी सी उन्नति करेगा राहु, लेकिन उन्नति जब करेगा जब बुध भी कुछ साथ देगा, बुध तो कुछ साथ ही नहीं दे रहा है।
केतु उन्नति में कठिनाई देगा और मंगल को पीड़ित कर रहा है, परेशानी देगा, लगन पर परेशानी देगा, दिमाग में अस्थिरता देगा, ये सारी चीजें उसको देंगे। यानी मंगल केतु से पीड़ित है और शनि लग्नेश राहु से पीड़ित है। जो महायोग राशि पर्तन योग बन रहा था उसमें कुछ ना कुछ कमी आ गई, 100% पूरा नहीं देगा। राशि पर्तन योग, लगन का स्वामी एकादश में और एकादश का स्वामी मंगल यहां पर आ गया, थोड़ी सी दिक्कत आ गई। दूसरा, भाग्य अस्त हो गया, भाग्य का स्वामी अस्त हो गया, कैसे भाग्य प्रबल होगा, खाना पड़ेगा। फिर राहु केतु काल सर्प आ गए, खर्चा अधिक हो गया, गुरु ने खर्चा कर दिया, श्रम का पूरा यहाँ नहीं मिला। सूर्य और शुक्र अस्त है, पंचम भाव का स्वामी दसम भाव का स्वामी अस्त है और सूर्य नीच राशि में, परिश्रम अधिक करना पड़ रहा है और उसको फायदा कम हो रहा है। और उधर शनि पर भी राहु का प्रभाव है और भाग्येश भी अस्त है, ये सारी चीजें आ गई। तो ऐसे में परेशानी जरूरी बात है, हो जाती है। अब उपाय देखिए दर्शकों, चंद्रमा केतु से पीड़ित है, जहां सूर्य या चंद्रमा पीड़ित हो गया तो पितृदोष माना जाता है, पितृदोष निवारण करना चाहिए। उसके बाद दर्शकों, नीच का सूर्य आ गया, पूर्व जन्म के कर्मों से प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, अष्टम भाव का स्वामी आ गया, कोई बात नहीं, वो समय पर। लेकिन फिलहाल उसको उपाय करने के लिए बहुत अच्छा उपाय मैं बता देता हूं, वो बाद की बात है जब उसका पितृदोष निकाले। फिलहाल काल शब्द दोष को निवारण करे, सूर्य को विधिवत अर्घ दे, क्योंकि उसने शुक्र को भी अस्त किया, बुध को भी अस्त किया। सूर्य को विधिवत अर्घ दे। अन्य के बाद भाग्येश का रत्न दाहिने हाथ की कनिष्ठा उंगली में धारण करे। क्यों? दाहिने हाथ में जब अस्त होगा तो सीधी स्थिति यहां होगी, बुध जागृत हो जाएगा। सूर्य को अर्घ जरूर देना पड़ेगा उसको। अर्घ उदय होने के 1 घंटे के अंदर ही दिया जाता है, उसके बाद तो निष्फल वाली बात है। बुध का रत्न लगन में धारण करे और लग्नेश का भी रत्न धारण करे। भाग्यवती रत्न के इसके 3 होते हैं, शनि, शुक्र और बुध। बुध का दाहिने हाथ की कनिष्ठा उंगली में धारण करे और शुक्र और शनि का लगन में धारण करे। गुरु की दशा चल रही है, खर्चा तो होगा ही 25 तक, अच्छी तरह से मायदा बेचारा परेशान हो गया, उसको राहत हमेशा मिल जाएगी। उसको जब राहत मिल जाती है और कैपेबल हो जाता है, पितृदोष निवारण करे और वल्ले वल्ले करे। काल सर्प दोष का निवारण करना ना भूले, हर 5 साल के बाद काल सर्प दोष शांत होता है, मिटता नहीं है। ये जितने भी दोष हैं शांत होंगे, मिटते में नहीं है। शनि पर राहु का प्रभाव है, शांति कराए। मंगल पर केतु का प्रभाव है, शांति कराए। और चंद्रमा पर केतु का प्रभाव है, शांति कराए। इनकी शांति कराए और लॉकेट धारण करे। मैं कहता हूं वल्ले वल्ले हो जाएगी, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तो भाग्य का जब तक आप कार्य नहीं करोगे, उसके प्रति कर्म नहीं करोगे, वो अस्थि रहेगा। गोचर में भी आएगा, अस्थि रहेगा, कभी उदय नहीं होगा। जो अस्त हो गया है ग्रह, उसको आपको श्रद्धा से मेहनत करनी पड़ेगी, सूर्य को अर्घ देना पड़ेगा, उसका रत्न धारण करना पड़ेगा। आप भाग्य का रत्न धारण कर सकते हैं। दर्शकों, मैंने इस छोटे से वीडियो में, एक नौजवान पुरुष है, 86 का है, यानी 14 और 38 साल की आयु है, अभी तो कुछ करना बाकी है, उसका मार्गदर्शन किया। आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी के काबिल है, किसी के मार्गदर्शन कर सकता है, आपको अच्छा लगता है, भाई आप उसको लाइक जरूर करें। आप वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, भाई आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें। लाइक करने के बाद अगर आपको समझते अगर आपके दोस्तों का भी मार्गदर्शन होगा, आप शेयर कर दीजिए। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, भाई सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सीधा मिल जाए और आपका भी मार्गदर्शन हो और मेरे भी चैनल की ग्रोथ हो, ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो और इस प्रकार वास्तुकला बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।